हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताए थे सर, अभी जो बीपीएससी 17 हुआ है 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है सर, उसका कुछ एनालिसिस आप कर दीजिए कि कितनी बुक से कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हुए। तो आप लोग का ये कमेंट को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि चलो आपको हम प्रोवाइड करवा ही देते हैं वीडियो कि कौन सा सोर्स कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 30 क्वेश्चन लगभग 25-30 क्वेश्चन हमारा साइंस का है, पॉलिटी का 10-12 क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का 10-12 क्वेश्चन है। तो हम सबको एक बार करना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले साइंस उठाया। साइंस उठाने का मतलब मेरा यही है कि अभी जो आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो भी स्टेट एग्जाम होता है, जो बड़ा एग्जाम होता है, उसका छोटा एग्जाम जो होता है, जैसे अपना दरोगा हो गया, बीपीएससी डीएसपी लेवल का हो गया, तो दरोगा हमारा छोटा होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम साइंस का 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी है उसको पूरा आपको करवा दें। कहाँ से पूछा गया है, किधर से पूछा गया, हम सारा आपको सोर्स बता देंगे और कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब बता देंगे आपको। उसके बाद हम हिस्ट्री का देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे दरोगा के लिए। तो जो मेरे लिए रिलेवेंट है दरोगा के लिए, बिहार सिपाही के लिए, जो भी एग्जाम है अपना उसके छोटा सा एग्जाम उसके लिए, तो हम सबको पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे साइंस, उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री, उसके बाद हम देखेंगे क्या पॉलिटी और ज्योग्राफी को साथ में करवा देंगे, एक ही वीडियो में हो जाएगा आपका काम। तो पहले ये सब कंप्लीट करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज जो करेंगे साइंस का करेंगे, और साइंस का क्वेश्चन मेरे पास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, यानी 26 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और 26 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं, ये सारा आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए, तो हम ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे देख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें समझ में आए कि मेरी मेहनत ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और एक कमेंट से मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए आपने चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रथम कृत्रिम ये तैयार किया गया तत्व, यानी प्रथम जो है ऐसा कौन सा तत्व है जो कृत्रिम रूप से जो हमें तैयार किया गया। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं साइंस का 17th बीपीएससी का, तो हम करेंगे लूसेंट से, दृष्टि से, एनसीईआरटी नोट से। ठीक है, ये तीनों को हम देखेंगे और तीनों को देखने के बाद आपको हम बताएंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। देखिए, आपको पहले ही बता देते हैं कि लूसेंट में जब हम खोजना स्टार्ट किए हैं इसको, तो ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं मिले हैं। उसी तरह से फिर हम दृष्टि में खोजना स्टार्ट किए, तो दृष्टि में जब बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं मिले हैं वो एनसीईआरटी नोट से मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दृष्टि का देखेंगे। ठीक है, दृष्टि से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है, यानी कृत्रिम रूप से पहला तत्व कौन सा तैयार किया गया। जैसे इसका टीसी है, ट्रेशियम है। ठीक है, तो ये हम बहुत सारे बुक में देख लिए, लूसेंट में देख लिए हैं, दृष्टि में देख लिए हैं, एनसीईआरटी नोट्स में देख लिए। तो ये आपको ये क्वेश्चन जो है मेरे को कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, जब आप एनसीईआरटी का केमिस्ट्री 9th-10th का पढ़िएगा, तब आपको यहाँ पर देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है और मिलेगा, क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आहार नाल का कौन सा भाग जो है यकृत से पित्त प्राप्त करता है, यानी आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग हमारा जो है यकृत से हमें पित्त प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी छोटी आंत जो होते हैं। देखिए, लूसेंट में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं किया, इसलिए हमने दृष्टि को प्रेफर किया। तो दृष्टि में आपको देखने को पूरा क्लियर पता चल जाता है। इसी तरह से हम एनसीईआरटी नोट्स में गया है, तो एनसीईआरटी नोट्स में भी बिल्कुल क्लियर से लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, तो आपको हम दिखा देते हैं पेज नंबर 171 पे जब जाते हैं दृष्टि का, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 171 में आपको हम वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, पेज नंबर जब 171 में जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिखा देते हैं जूम करके। ठीक है, आपको हम जूम करके दिखा देते हैं। ये यहाँ देखिए,
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या लिख रहता है, ये छोटी आद दिख रहा है, छोटी आद क्या है, अमाशय से निकलने के पश्चात क्या लिखा हुआ है, अमाशय से निकलने के पश्चात भूषण जो है अमलनान यानी कायम कहलाता है। इस कायम की ग्रहणी में पहुंचता है जी, सबसे पहले यकृत से निकल कर पित्त रस इसमें मिलता है। ठीक है, छोटी आंत के बारे में बता रहा है, बात कर रहा है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक मिनट, जूम नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए अमाशय क्या, अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन जो होता है अम्लान कहलाता है यानी कायम कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुंचता है या सबसे पहले यकृत से निकल कर पित्त इसमें शामिल होता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पित्त रस कायम को क्षारीय बना देता है। तो ये क्या बता रहा है, मतलब जो हमारा आहार नाल से निकलने के बाद पित्त रस का किससे मिलता है, तो छोटी आंत से मिलता है। ये क्लियर इसमें लिखा हुआ, सेम आपको एनसीईआरटी नोट्स में भी ऐसे देखने को क्लियर मिल जाएगा, लेकिन इतना क्लियर जो है ना आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है, यानी किस धातु का अयस्क है कोरंडम और क्रायोलाइट। तो ये है अल्मुनियम का कोरंडम और क्रायोलाइट जो है ना अमोनियम का क्या है, एक अयस्क है। तो देखिए पेज नंबर जब 125 पे जाएंगे तो आपको क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। देखिए आपको दिखा देते हैं 125 पे, देखिए ये हमारा है एल्युमिनियम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एल्युमिनियम आपको दिख रहा है, देखिए बढ़िया से एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम के साथ हमारा क्या है, देखिए और एल्युमिनियम के साथ आपका दिख रहा है क्रोलाइट दिख रहा है और कोरंडम आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ठीक है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल का उपयोग क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल का क्या उपयोग होता है, यानी क्या काम करता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो काम करता है ना प्रकाश का अवशोषण करता है। ये लूसेंट में प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ये आपको लगभग मिल जाएगा। देखिए फाइनली आपको हम बताएं कि लूसेंट से कितना क्वेश्चन मिला है और नहीं मिला है, पहले हम दृष्टि से पढ़ने से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपको दृष्टि के 195 नंबर पेज में जाइएगा तो आपको यहाँ पर क्लियर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 195 नंबर पेज पे, आपको यहाँ पर 195 नंबर पेज यहाँ पर क्लियर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है एक बार जूम करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सूर्य का प्रकाश पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल का संयोग से कार्बन युक्त यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज का निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये आपको यहाँ पर देखने को ये चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के बारे में कौन सा है। इसमें दो को दिया होता है, जैसे H2SO4 का तनुकरण होता है और बिना बुझे चूने के साथ पानी का प्रतिक्रिया, ये जो दोनों होता है ये हमारा जो होता है क्या होता है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, लूसेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये पूरा ऑप्शन, लेकिन आपको हम दृष्टि में भी ये चीज़ लिखा हुआ नहीं, दृष्टि में बस ये वाला बिना बुझे चूने के साथ पानी मिल जाता है, लेकिन ये वाला नोट्स जो है ना एनसीईआरटी के नोट्स में आपको ये वाला देखने को मिल जाता है। ये अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, और ये भी है मतलब दृष्टि में भी है, लेकिन आपको H2SO4 के बारे में पता नहीं चलेगा। तो बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रक्रिया और H2SO4 का तनुकरण के साथ जब मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होता है कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया, जो छोटे टुकड़ों में तोड़ होता है क्या कहते हैं उसको अपघटन कहते हैं। जब हमको दृष्टि का पेज नंबर 263 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगा 263 में। देखिए यहाँ पे 263 में नंबर पेज में आपको दिख रहा होगा, इसको कर देते हैं हम जूम आउट कर देते हैं तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा। देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, लेकिन ये जटिल जैविक पदार्थ मृत पौधों के साथ साथ जंतु के अपघटन कर इन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें वे अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इन सरल रूपों के पौधों ग्रहण करते हैं ये हमेशा सूक्ष्मजीवी नहीं होते, मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवी होते हैं वो छोटे टुकड़े नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कर पाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जीवन की संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होता है, हमारा सेल होता है, कोशिका होता है। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं, ये कोशिका ये अपना दृष्टि में है। पेज नंबर 366 में ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त का द्रव हिस्सा है, यानी देखो प्लाज्मा होता है, WBC और क्या होता है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है ना मतलब ये हमारा प्लाज्मा मतलब द्रव का द्रव पार्ट है। प्लाज्मा हमारा क्या है, द्रव पार्ट होता है, जबकि हमारा जो WBC और RBC जो होता है हमारा क्या होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में दिया हुआ है, प्लाज्मा देख लीजिए हमारा क्या 174 नंबर पेज में आपको हम दिखाई देते हैं कि आप लोग एक बार यहाँ पे देख सकते हैं 174 नंबर पेज पे, 174 नंबर पेज पे आप देख लीजिए 174 नंबर। अब जब हम आएंगे प्लाज्मा पे, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ आपको प्लाज्मा दिख रहा होगा, है ना। प्लाज्मा क्या लिखा हुआ, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग 55% होता है। यह रंगहीन तरल है, क्या है ये, रंगहीन तो एक तरल है। तो ये तरल के बारे में पूरा जानकारी हमें ये दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त का हो गया, ठीक है। टेस्ला की इकाई क्या है, टेस्ला की इकाई जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दृष्टि में थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे जब NCERT नोट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखा हुआ है, आपको लूसेंट भी चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्श पे टाइल्स जो बिछा रहता है, हम लोग घरों में जो टाइल्स रहता है वो बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोलामाइन, मतलब फर्श जो टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मोलामाइन, एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये उदाहरण के बारे में पूछा। ये कहीं भी देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो बेसिक बुक होता है NCERT का, वही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, यानी सोलर स्थिरांक क्या होता है। तो सोलर स्थिरांक जो होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको लूसेंट दृष्टि और हमारा NCERT नोट्स में इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन का यानी सोलर स्थिरांक के बारे में जो है ना पेज नंबर 25 में NCERT नोट्स में दिया हुआ है, NCERT नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि वैल्यू कैसे, मतलब वैल्यू इसके क्या होगा। देखिए आपको दिखा देते हैं हम, वो पेज नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, सौर स्थिरांक, ठीक है, सौर स्थिरांक के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसका वैल्यू नहीं दिया। 1.4 किलोवाट जो होता है उनका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे NCERT नोट्स में, ठीक है। और बाकी तो सब बुक में जो है इसका सौर स्थिरांक के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT नोट्स के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होती है, यानी बीजाणु निर्माण में द्वारा कौन सी जीव जो होती है वो हमारा प्रजनन होती है। तो ये हमारा क्या होती है, कवक होती है। लूसेंट दृष्टि कहीं नहीं मिला, लेकिन आपको हम दिखाते हैं पेज नंबर NCERT नोट्स का 171 नंबर पेज पे ये चीज़ एकदम क्लियर से लिखा हुआ है। 171 नंबर पेज पे ये हमें अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 171, पेज नंबर 71 पे आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए पेज नंबर 71 पे जाइएगा तो क्या लिखा हुआ है, बीजाणु द्वारा इसमें लैंगिंग जनन होता है। टॉपिक हमारा कवक का यहाँ पे आपको दिख रहा है, कवक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, असेक्सुअल होता है, ठीक है। बीजाणु द्वारा यानी स्पोर्स द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। उदाहरण म्यूकर और एराइजोपस हो गया। तो ये हमारा ये क्लियर यहाँ दिया हुआ, बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा NCERT नोट्स कुछ ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, यानी कौन सा सोडा अम्ल जो है हमारा अग्निशामक का घटक है, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, तो ये इसमें क्या लेता है, तनु सल्फर H2SO4 प्लस बाइकार्बोनेट NaCO3 हमारा, ये जो हमारा क्या है, सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। कौन कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। पेज नंबर 119 में दृष्टि में ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर दिया तो है, लेकिन एक चीज़ उसमें दिया हुआ नहीं, आपको भी दिखा देते हैं। आप अगर चाहते हैं तो उसका आंसर मार सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अगर हिट एंड ट्रायल कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका वहाँ पर अगर पढ़े रहिएगा तो मार कर चले आइएगा, उसके पीछे भी कारण है। देखिए आपको हम बता देते हैं।
देखिए यहाँ पर क्लियर लिख रहा है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। क्या किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अम्ल तत्वनाशक एंटासिड के रूप में किया जाता है, इनो के रूप में। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जिक्र किया हुआ है, लेकिन H2SO4 का कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। तो आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं अगर आप पढ़े हुए थोड़ा रहिएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस जीवाणु जनित रोग को पीलिया ज्वार कहा जाता है? तो पीलिया ज्वार के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं, एंथ्रेक्स रोग के बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन पीलिया ज्वार के बारे में ये हमें देखने को कहीं भी देखने, ना एनसीईआरटी नोट्स, ना ही दृष्टि, ना ही लूसेंट में कहीं भी ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपना, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो ये हमारा होता है फास्फोरस। ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में देखने को लगभग ना ही के बराबर मिलेगा, एनसीईआरटी नोट्स में भी ये हमको देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें दृष्टि में, तो दृष्टि में आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? पेज नंबर 269 पे जाते हैं। 269 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इसका डिस्कशन किया हुआ है कि फास्फोरस जो है तीव्र तरीका से 269 पे चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 269 पे 269 पे अगर हम आते हैं तो आ गए हम लोग पेज नंबर 269 पे। तो फास्फोरस चक्र हो गया। क्या होता है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको हम जूम करके दिखा देते हैं जो आपको समझ में थोड़ा आए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फास्फोरस के कुछ भाग आयन में टूटकर भूमि में मिल जाते हैं, जहां से पौधों द्वारा अवशोषित होकर ये पोषण स्रोत तक पहुंचते हैं। इसके बाद ये जीवों द्वारा उत्सर्जित एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा आवंटित होकर पुनः मिट्टी में प्रवेश करते हैं। फास्फोरस सबसे धीमी गति से संपन्न होता है, या एवं जीव एवं पर्यावरण के बीच फास्फोरस के गैसीय विनिमय का भी नगण्य होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? उत्सर्जित करता है। क्या करता है? अवशोषण होकर ये पोषण स्रोत तक पहुँचता है। इसके बाद ये जीवों के द्वारा उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर ये भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा लोहा, एक बार इसको जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा लोहे का अयस्क, यानी लोहे का अयस्क कौन सा है? ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, दृष्टि मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 यानी पेज नंबर 125 में देखेंगे तो लोहे का कौन सा अयस्क है, तो लोहे का कौन सा अयस्क के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बिना देखे हुए सबको दिल नहीं भरता। ठीक है, इसलिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर चाहो तो आप दृष्टि का आप अपने से देख सकते हैं, मैं पेज नंबर भी आपको हम बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग पहले देखना चाहते हैं कि देखिए सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। देखिए 125 पे जाएंगे तो लोहा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोहा यानी Fe है ना। तो देखिए क्या लिमोनाइट है ना, लियोन किसका अयस्क है? तो लिमोनाइट जो हमारा है लोहा का अयस्क है। ये हमारा क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तार का प्रतिरोध है? तार का प्रतिरोध क्या होता है? ओम्स लगा V/I होता है। पेज नंबर 74 में ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 74 में जब जाइएगा तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा। पेज नंबर 74 क्या लिखा हुआ है? प्रतिरोध क्या लो, ओम के नियम अनुसार R = V/I। हम सेम कॉपी कर दिया है क्या आंसर को। ठीक है, आपको मिल जाएगा उसी में जाकर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया देगा? विस्थापन अभिक्रिया जो है कौन सा देगा? देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कॉपर धातु के बारे में दिया हुआ है, लेकिन AgNO3 के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है। यहाँ ही दृष्टि में दिया हुआ है, ना ही लूसेंट में दिया हुआ है, ना ही एनसीईआरटी नोट्स में दिया हुआ है। यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, दृष्टि में भी किया हुआ है और एनसीईआरटी नोट्स में भी किया हुआ है, अपने लूसेंट पर भी किया हुआ है। लेकिन इसका जो प्रॉपर हमको आंसर चाहिए लाइन बाय लाइन, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कॉपर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, यानी कौन सा अम्ल जो होता है, कौन सा एसिड जो होता है वो प्रभावित होता है, या मतलब सीक्रेट होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो HCl आप सभी को पता है, हमको इसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 383 हर एक बुक में, कॉमन बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। जब लूसेंट का 383 पेज में जाइएगा और दृष्टि में चले जाए, मिल जाएगा सबको। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आप जब यहाँ पे देखिएगा, एक देखिए कौन सा एक गैर संपर्क नॉन कॉन्टैक्ट बल है, यानी
मतलब नॉन कॉन्टैक्ट यानी गैर संपर्क बल के बारे में बोल रहा है। तो नॉन संपर्क बल कौन सा हमारा है? चुंबकीय बल है। ये दृष्टि में नहीं दिया हुआ है, लूसेंट में भी नहीं दिया हुआ है। आपको हम दिखाते हैं पेज नंबर 13 पे, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी नोट्स में दिया हुआ है। पेज नंबर सबसे पहले हम 13 में दिखाते हैं आपको। 13 में आपको हम दिखा देते हैं कि एकदम डायरेक्ट दिया हुआ, जब खुलिएगा बल का पहला लिखा हुआ, देखिए बल के प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? संपर्क बल और असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिखा हुआ। तो देखिए पहले नंबर पे चुंबकीय बल हमारा क्या? असंपर्क बल, यानी गैर संपर्क बल कौन सा हमारा हो गया? तो ये हमारा हो गया चुंबकीय बल हो गया। ठीक है, तो हमारा ये 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए कौन सा तरीका जो है इसमें हमारा माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती? तो ये हर एक कॉमन बुक में मिल जाएगा आपको। देखिए होता है, क्या होता है? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, और एक क्या होता है? रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन में किसी तरह का कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? विकिरण। ये सभी बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की संरचना के लिए पहला मॉडल किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये हर एक बुक में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जे थॉमसन के द्वारा किया हुआ। लेकिन फिर भी आपको हम पेज नंबर 102 में दृष्टि का दिखा देते हैं। पेज नंबर 102 में दृष्टि का आपको हम दिखाने का कोशिश कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीक़े से दिया। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा परमाणु संरचना का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले नाम आता है थॉमसन का, है ना, थॉमसन ऑफ मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? तो ये हमारा थॉमसन साहब जो थे वो बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। भाई यकीनन है ओडोमीटर, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल बुक में उठाइएगा जो मार्केट में बिकता है, छोटे छोटे बुक जो 20 रुपये मिलता है, वो भी उसमें मिल जाएगा आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, अब 3-4 ऑप्शन में आपको छांटना था, A+B+C 1 2 3 3 4 2 ऐसे करके आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको छांटना था। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्या चीज़ देखना पड़ेगा? ये क्लियर यहाँ पे किसी बुक में नहीं किया गया है कि कौन द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, कौन स्थिर संगठन का नियम है, कौन बहु अनुपात का नियम है। तो यहाँ पर जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए आपको हम ले जाते हैं सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पर ले जाते हैं। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको जब पढ़िएगा तो आपको हम दिखा देते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पेज नंबर 101 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पूरी अच्छी तरीक़ा से क्लियर किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत। तो देखिए क्या होता है, सभी डाल्टन ने बोला था कि सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये डाल्टन ने ही कहा था। कौन कहा था? ये हमारे साहब डाल्टन साहब ही कहे थे कि सभी द्रव जो है ना परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। क्या हो गया? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। ना ही द्रव्य को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये हमारा स्थिर संगठन का नियम हो गया है। ये हमारा जो हो गया स्थिर संगठन का नियम हो गया। ठीक है, कि हमारा जो दिए गए द्रव्यमान का रासायनिक गुणधर्म जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो ये बहु अनुपात का नियम हो गया हमारा। तो ये तीनों नियम के ना 1 2 3 4 5 नियम यहाँ पर दिया, पांचों नियम को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर जगह आपको मिल जाएगा, लगभग जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिर का प्रतिनिधि करता है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। बहुत कोशिश किया हमने इसे खोजने का, ये हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अगर कोई बंधु को ये चीज़ मिलता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, पेज नंबर नोट करवा दीजिएगा, जिससे हम आपको और अच्छी तरीक़े से बता पाएँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 क्वेश्चन है, शरीर की दर्द से राहत पाने के लिए कौन सी विकिरण उपयोग किया जाता है? देखिए इसका होता है इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण होता है। ठीक है, तो ये हमारा दृष्टि में भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर नहीं लिखा हुआ दृष्टि में। ठीक है, दृष्टि में क्लियर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम पेज नंबर 56 पे एनसीईआरटी के नोट्स में जाते हैं, पेज नंबर 56 पे, तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा
झलक दिखाया है इसमें कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर ये हो सकता है, तो उसको आप दिखा देते हैं। पेज नंबर 56 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हमारा है अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड होता है। इनकी खोज हर्रोल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये तरंग ऊष्मीय भी कहलाते हैं, ऊष्मीय तरंग भी कहलाते हैं। ये तरंग तप्त वस्तु तथा अणुओं की, देखो छोड़ दिए इसको, यहाँ देखिए इसका उपयोग के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उपयोग के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए दृश्य किरणों का उपयोग, यहाँ बात कर रहे हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में यकीन किया जाता है। सेल में उपयोग आने वाला उपकरणों में यूज कर सकते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करने में कर सकते हैं। फलों की सुखाने में काम कर सकते हैं। सौर हीटर और सौर शील तथा कूलर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो चिकित्सा क्षेत्र में यकीनन है कि किसी तरह का कोई बदन हाथ दर्द होता है तो उसको क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमारे हीट की जरूरत पड़ती है। तो हीट में होता है क्या, तो हमारा दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाता है। गर्म अगर कुछ कहीं चोट लगा हुआ हो, कहीं दर्द हो, तो जब हम गर्म चीज़ किसी को बहुत सारा जो चोट लगता है तो गर्म चीज़ें क्या करता है वो उसमें सेकते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा चिकित्सा के क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी संतुष्ट तो नहीं है कि ये क्वेश्चन मिल ही गए यहाँ पे, लेकिन हाँ आपको हर जगह आपको देखने को यही मिलेगा। ये क्लियर लिखा हुआ नहीं है कहीं पर कि आपको यहीं पर ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। देखिए 26 क्वेश्चन है और 26 क्वेश्चन में जब हम दृष्टि से जब तुलना करते हैं तो 26 क्वेश्चन में दृष्टि से आपको देखने को जो मिलता है हमारा, वो क्वेश्चन कितने मिलता है टोटल क्वेश्चन जो दृष्टि मिलता है। देखिए जो ग्रीन वाला रेड वाला दिख रहा है ना, वो सारा दृष्टि से मिला हुआ था। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन आपको, यानी 26 में 17 क्वेश्चन दृष्टि से आपको देखने को मिल जा रहा है साइंस में। बाकी जब एनसीईआरटी नोट्स की जब हम बात करेंगे तो 26 उधर आप देख लीजिए और एक 27 28 सॉरी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, यानी आप ये मान कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किससे मिला हुआ हमको, ये हमारा दृष्टि नोट से तो मिला है। मतलब एनसीईआरटी नोट्स तो मिल गया 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी 17 और 5 कितना होता है 22, यानी 26 में से 22 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी नोट से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दृष्टि से 17 क्वेश्चन मिल रहा है और एनसीईआरटी नोट्स जो देखने को मिल रहा है मेरे को, वो कितना मिल रहा है, वो मेरे को देखने को मिल रहा है 22 क्वेश्चन। जब हम लूसेंट की बात करेंगे तो लूसेंट में देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि लूसेंट में जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं कोरोमंडल और कैलोट का एस कौन सा है, आहार नाली नहीं मिलेगा आपको। और आप सब पढ़िएगा अपना जीवन की संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई क्या होती है ये मिल जाएगा। कौन सा रक्त का द्रव हिस्सा है ये मिल जाएगा आपको। टेस्ला की ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, सोडा अम्ल ये नहीं मिलेगा आपको, ये भी नहीं मिलेगा। उर्वरक किस धातु ये भी नहीं मिलेगा आपको। लोहे का अयस्क आपको मिल जाएगा। देखिए जब हमने लूसेंट से जब देखा ना तो लूसेंट से मेरे को कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, हाईएस्ट जो क्वेश्चन मिल रहा है लूसेंट से 11 क्वेश्चन मिल रहा है लूसेंट से। वो भी नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है वो आपको मिल जाएगा, जो सारा बुक में लगभग देखने को मिल जाएगा। तो बीपीएससी साइंस के लिए आपको लूसेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको वहाँ से मिल जाएगा, आपको साइंस का स्पेशल बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का साइंस का पूरा एनालिसिस, और आपको हम बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से डायरेक्ट पूछे हुए, सेम लैंग्वेज में पूछे हुए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, टैकल भी करना पड़ेगा, मतलब वो उसको क्या कहते हैं 50-50 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर 26 में से 27 क्वेश्चन आपको एक दृष्टि से या एनसीईआरटी नोट से मिल जा रहा है 22 क्वेश्चन, तो काफ़ी बहुत होते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पूरा एनसीईआरटी मेरे को 35 को बुक पढ़ना है तो इट इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तो आप इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप लोग बताइएगा, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हिस्ट्री का लाऊंगा। कंफर्म है कि हिस्ट्री का तो लाऊंगा क्योंकि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मैं लेकर आऊँगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये साइंस क्वेश्चन आपको दरोगा में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और कहीं भी पूछ सकता है। आपको मैं पहले ही बता दूँ, वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ कि जो भी एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, तो उसके बाद जो है ना वो छोटे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल हिस्ट्री का लेकर आऊँगा, अब बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ, और लूसेंट से बताऊँगा कि लूसेंट से कहाँ से पूछा हुआ। जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है वो दृष्टि से बताऊँगा, दृष्टि में नहीं है तो आपको एनसीईआरटी नोट से बताऊँगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और
मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो अच्छा सा कमेंट भी बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पे है, ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।